चलिए जी, नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप कॉस्ट का मतलब समझें, सबसे पहले आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है प्रोडक्शन के दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको दो प्रकार के फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। एक होता है फैक्टर इनपुट और एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट क्या होता है? देखिए, जब भी आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से नॉन फैक्टर इनपुट में हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट कभी भी हवा में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको हमेशा लैंड चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको पैसा और मशीनरी भी चाहिए और आपको एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए जो इन सब फैक्टर्स को असेंबल करे। और उसके बाद आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए जिससे उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। यानी कि जब हम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें फैक्टर इनपुट भी चाहिए और नॉन फैक्टर इनपुट भी चाहिए। तो फैक्टर इनपुट से हमारा मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और नॉन फैक्टर इनपुट से हमारा मतलब होता है रॉ मटेरियल। तो अब मैं आपको चैप्टर के बारे में समझाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट बताइए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? तो पहले मैं आपको कॉस्ट का मीनिंग समझा देता हूं। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by a producer on the factor input such as land, labor, capital and entrepreneurship as well as non-factor input like raw material। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर करता है फैक्टर इनपुट के ऊपर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपका फैक्टर इनपुट है। और नॉन फैक्टर इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल जो है ये हमारा नॉन फैक्टर इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने एक इंडस्ट्री शुरू की। मुकेश अंबानी ने अगर एक इंडस्ट्री शुरू की तो उस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सबसे पहले उसको एक लैंड की आवश्यकता होगी। तो अगर उन्होंने इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए उनको एक लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। उस लैंड को एक्वायर करने के बाद वहां पर उनको लेबर की आवश्यकता होगी। फिर वहां पे आपको मशीनें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको पैसा चाहिए। यानी कि लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल। और यहां पर एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जो मुकेश अंबानी है वो यहां पे क्या होगा? एंटरप्रेन्योर होगा। और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज यूज की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल कहेंगे। यानी कि जब एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर फैक्टर इनपुट जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल, इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी एक प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है फैक्टर इनपुट के ऊपर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर लाइक रॉ मटेरियल, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। अब कॉस्ट आपकी एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और कॉस्ट आपकी इम्प्लिसिट भी हो सकती है। आपको मीनिंग समझना है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? चलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी बच्चे वो कॉस्ट होती है जो एक एंटरप्रेन्योर अपनी पॉकेट से पे करता है। इट मींस कोई भी खर्चा जो आपकी पॉकेट से जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। मतलब ये वो डायरेक्ट पेमेंट है जो आप बिजनेस चलाने के लिए आउटसाइडर को पे करते हो। आप इसे वेजेस की फॉर्म में पे कर सकते हो, आप इसे रेंट की फॉर्म में पे कर सकते हो, आप इसे इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर सकते हो, आप इसे मटेरियल की फॉर्म में पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की जमीन किराए पे ले ली, आप उसे रेंट पे करोगे। आपने वहां पर लेबर इंप्लॉय किए, आप उसको वेजेस पे करोगे। आपने बैंक से लोन लिया बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको आप इंटरेस्ट पे करोगे। और रॉ मटेरियल अगर आपने किसी से परचेज किया तो आप उसको पैसे पे करोगे। यानी कि
अगर कोई पर्सन बाहर से वर्कर को हायर करता है और उनको वेजेस पे करता है तो वेजेस भी क्या हो गई, एक्सप्लिस कॉस्ट हो गई। तो अगर मैं सिंपल लाइन में आपको इसका मतलब समझाऊं, जो भी पेमेंट आप अपनी पॉकेट से आउटसाइडर को पे करते हैं उसे हम एक्सप्लिस कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिस कॉस्ट आर दोज which the entrepreneur has to pay from his own pocket. It is a direct payment made to others in the course of running a business, such as wages, rent, interest, and material. We can further explain it with an example. If a producer is hiring worker from the market and giving them wages, it is explicit cost. तो मुझे यकीन है आप सभी को समझ आ गया होगा एक्सप्लिस कॉस्ट क्या होती है। सिंपल 2 या 3 लाइनें आपको याद रखनी है। एक्सप्लिस कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा आउटसाइडर को पे की जाती है, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और मटेरियल के लिए। और ये जरूरी है कि प्रोड्यूसर इसे पे करेगा, अपनी पॉकेट से पे करेगा। दैट इज नोन एज एक्सप्लिस कॉस्ट। अब आती है इम्प्लिस कॉस्ट। देखो इम्प्लिस कॉस्ट क्या होती है, प्रोड्यूसर हमेशा बाहर से रिसोर्सेज नहीं लेता। कुछ रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के खुद के होते हैं तो वो अपने ही रिसोर्सेज को भी यूज करता है। तो कई बार प्रोड्यूसर जब खुद के रिसोर्सेज को यूज करता है तो उन रिसोर्सेज की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, उन रिसोर्सेज की जो नोशनल कॉस्ट होती है, उसे हम इम्प्लिस कॉस्ट कहते हैं। मैं आपको इसका एक डिफरेंस समझाता हूं। देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं मान लीजिए, और उस इंस्टीट्यूट में मैं खुद पढ़ाता हूं। और एक पिक्चर आप इमेजिन कीजिए कि उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मैंने एक टीचर रखा हुआ है और उस टीचर को हम रेगुलरली सैलरी पे करते हैं। तो अगर मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक टीचर को एम्प्लॉय कर रखा है और मैं उसे रेगुलरली सैलरी पे करता हूं तो वो मेरी एक्सप्लिस कॉस्ट है, क्योंकि मैं अपनी पॉकेट से उसको पे कर रहा हूं। तो दैट इज एक्सप्लिस कॉस्ट। लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं बाहर से टीचर क्यों हायर करूं, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं, तो टीचर को बाहर से हायर करने के बजाय मैंने खुद ही पढ़ाने का डिसीजन लिया और मैं खुद ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं वहां पर एक टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मैं वहां पर उनको अपना टाइम दे रहा हूं, तो मेरे टाइम की भी तो कीमत है ना। मैं अगर वहां पर खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं तब भी मैं लेबर तो हूं ही एक तरीके से। मतलब दूसरे शब्दों में मैं भी लेबर हूं, मैं ओनर भी हूं लेकिन यहां पर मैं लेबर भी हूं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने ही रिसोर्सेज की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूं, खुद ना पढ़ा के मैं किसी बाहर वाले को एम्प्लॉय करता तो मुझे उसे सैलरी देनी पड़ती। लेकिन क्योंकि मैंने वहां पर खुद पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो सैलरी मैंने सेव कर ली जो मैं बाहर वाले को पे कर रहा था। इसलिए ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं। अगर मान लीजिए मैंने इंस्टीट्यूट रेंट पे ले रखा है पढ़ाने के लिए और मैं उस इंस्टीट्यूट का हर महीने 50,000 रुपीज का रेंट पे करता हूं, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन अगर मेरी खुद की बिल्डिंग है तो मुझे कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, बट मेरी बिल्डिंग की एक रेंटल वैल्यू तब भी होगी। तो मेरी बिल्डिंग की जो खुद की रेंटल वैल्यू होगी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। तो जब एक प्रोड्यूसर खुद के रिसोर्सेज, खुद की लैंड, खुद की लेबर और खुद की कैपिटल यूज करता है तो उन रिसोर्सेज की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूं। एन इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स व्हेन वन सैक्रिफाइस एन ऑल्टरनेटिव एक्शन बट डज नॉट मेक एन एक्चुअल पेमेंट। जहां पर आप सैक्रिफाइस करते हैं लेकिन आप पेमेंट नहीं करते, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अगर मैं अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, मैं सैक्रिफाइस करूंगा अपना टाइम लेकिन मैं किसी को पे नहीं करूंगा। अगर मैं खुद की बिल्डिंग में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी बिल्डिंग की रेंटल वैल्यू सैक्रिफाइस कर रहा हूं लेकिन मैं किसी को रेंट पे नहीं कर रहा। अगर मैं खुद के पैसे से ही बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपना इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर रहा हूं लेकिन मैं इंटरेस्ट किसी को पे नहीं कर रहा। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जहां पर आप सैक्रिफाइस करते हैं बट एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते। ऑल इनपुट मे नॉट बी परचेज फ्रॉम मार्केट। सारे मार्केट से इनपुट परचेज नहीं किए जाते। कई बार प्रोड्यूसर अपने खुद के इनपुट भी यूज कर लेता है। अब प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड, ओन लेबर, ओन कैपिटल। सो इन
other words, we can say that estimated expenditure on the use of self-owned resources is called implicit cost. अपने ही resources की जो estimated cost होती है उसे हम implicit cost कहते हैं. उसके बाद देखिए आपको समझ आ गया होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस. अब हम पढ़ते हैं सेलिंग कॉस्ट क्या होती है. सेलिंग कॉस्ट पढ़ने से ही आपको मतलब पता चल गया होगा. देखिए प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना ये एक अलग मैटर होता है और प्रोडक्ट को बेचना ये एक अलग मैटर होता है. आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया ये एक अलग कार्य है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचना भी पड़ेगा. उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है. जब तक आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा. यानी कि प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट बेचना भी आना चाहिए. और प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको अपनी सेलिंग कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी. तो सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट यूज्ड टू मेक अ सेल इज नोन एज सेलिंग कॉस्ट. किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्चा लगता है उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. दूसरे शब्दों में, in other words we can say that expenditure incurred by producer to promote sale of the commodity is called selling cost. अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो आप कमोडिटी को बेचने के लिए जो भी खर्चा करते हैं उसे सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पब्लिसिटी, सेल्समैन कमीशन, फ्री सैंपल आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेलिंग कॉस्ट. आप देखते होंगे टीवी पे अलग अलग एक्टर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं टेलीविजन के अंदर, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े बैनर छपवाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, कई बार कुछ फ्री में सैंपल बांट के जाते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखिए. तो ये सारा का सारा सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है. आप जब बड़ी बड़ी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले कई बार अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं एज अ सैंपल, तो वो उनकी सेलिंग कॉस्ट है. आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं टेलीविज़न में, वो एक्टर्स को पे करते हैं, वो उनकी सेलिंग कॉस्ट है. आप न्यूज़पेपर में किसी कंपनी के बारे में आर्टिकल देखते हैं, वो उनकी सेलिंग कॉस्ट है. आप आईपीएल देखते होंगे, वहाँ पे आप देखते होंगे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को वहाँ पे प्रमोट करती हैं, उसके लिए वो राइट्स लेते हैं, वो भी क्या है? सेलिंग कॉस्ट है. तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए एक प्रोड्यूसर को जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने पड़ते हैं उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं. तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई. एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है. अब हमारा एक आता है जी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है. देखिए जो कॉस्ट होती है वही प्रोडक्शन कॉस्ट होती है. कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है. तो जो मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग बताया वही प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर इनपुट एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट. एक प्रोड्यूसर फैक्टर इनपुट के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जो भी पैसे खर्च करता है उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं. प्रोडक्शन की देखो, प्रोडक्शन के अंदर 2 तरह की कॉस्ट हो सकती है. एक डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है. तो अभी मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. देखिए जो किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है. एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं वर्बली कह दूंगा जी ये डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है तो आपको समझ नहीं आएगा. तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कार के अंदर जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, जो स्टील यूज हो रहा है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व है. और जो उस कार को बनाने में लेबर यूज हो रही है वो भी प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? मान लीजिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो आपने रेंट पे ले रखी है, वहां पर आप अपनी कार को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का जो आप रेंट पे कर रहे हैं दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो रेंट जो है वो कार की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है. अगर आप मान लीजिए कुछ अपने मैनेजर्स को सैलरी पे कर रहे हो तो वो सैलरी भी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है. तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर कोई कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली उसके साथ अटैच होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. यानी कि एक प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके ऊपर जो डायरेक्टली लेबर यूज हो रही है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. और जो उस प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, तो वो हमारी क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है.
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने पूछा था आपसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया। जो हम आउटसाइडर को अपनी पॉकेट से पे करते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जो हम किसी को पे नहीं करते लेकिन सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी पॉकेट से पे नहीं करते लेकिन अपना टाइम, अपना लेबर सेक्रीफाइस करते हैं, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जो प्रोडक्ट को बेचने में इनकर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। और मैंने कहा कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अगर आप एक कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक यूज होता है, उसके अंदर स्टील यूज होता है, तो ये सारे के सारे जो होंगे डायरेक्ट कॉस्ट होंगे। और उसके अंदर अगर कोई रेंट लेके, आप इंडस्ट्री मान लीजिए आपने रेंट पे ले रखी है और वहां पे आपके मैनेजर हैं, सेल्समैन हैं जिन्हें आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, प्रोडक्ट के साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने इसलिए प्लेस किया है क्योंकि आगे आपको इस चैप्टर में कंसेप्ट सुनने को मिलेगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है और लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि शॉर्ट पीरियड क्या है और लॉन्ग पीरियड क्या है तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट पीरियड क्या होता है, देखिए शॉर्ट पीरियड आपका वो पीरियड होता है जिसमें आपके कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल्स होते हैं। कहने फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको भी डिटेल्ड में बताऊंगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। फिक्स का मतलब है जिसे हम बदल नहीं सकते, वेरिएबल का मतलब है जिसे हम बदल सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में आपके जो फैक्टर होते हैं वो कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। देखिए जैसे लैंड है, लैंड को आप ऐसे नहीं बदल सकते कि अभी आपके पास एक लैंड है, थोड़ी देर में आपके पास 2 लैंड हो जाएंगी और फिर आपके पास 3 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी। लैंड एक फिक्स फैक्टर है, इसको शॉर्ट रन में नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। आपके पास 2 लेबर हैं, आपको लगता है यार 4 होने चाहिए, आप 2 लोगों को काम पे और लगा सकते हैं। आपको लगता है 6 होने चाहिए, आप 2 लोगों को फिर से काम पे लगा सकते हैं। तो लैंड फिक्स फैक्टर है लेकिन लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अब जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, क्योंकि आप कुछ को ही बदल सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड में सारे ही फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होते हैं, क्योंकि आप सभी फैक्टर्स को बदल सकते हैं। आप लैंड को बदल सकते हैं, आप लेबर को बदल सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में आपको फिक्स फैक्टर भी मिलेंगे और वेरिएबल फैक्टर भी मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग पीरियड में आपके सारे ही फैक्टर वेरिएबल फैक्टर बन जाएंगे। शॉर्ट पीरियड में अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट क्या है, शॉर्ट पीरियड में अगर मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं तो आप अपनी प्रोडक्शन को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लैंड को आप बदल नहीं सकते। तो सिर्फ लेबर को ज्यादा करके आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मैं लॉन्ग पीरियड में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं तो आप दोनों ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस है। तो ये था जी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड टेबल। फिक्स कॉस्ट क्या होती है आपको डायग्राम और टेबल की मदद से समझना है। तो चलिए हम पहले आपको पढ़ के बताते हैं, फिर हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती। इट कैन नेवर बी जीरो वेदर द लेवल ऑफ आउटपुट इज जीरो और मैक्सिमम। ये कभी भी जीरो नहीं होती, चाहे आपकी आउटपुट जीरो है चाहे आपकी आउटपुट मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉइज, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखिए मान लीजिए कि आप लोगों रेंट में रहते हैं, ठीक है जी, और हर महीने आप अपने ओनर को रेंट पे करते हैं और आपने उसके साथ 1 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है कि 1 साल तक आप उस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अगर मान लीजिए 1 महीने का रेंट 50,000 रुपीज़ है,
ज़्यादा बता दिया शायद मैंने। 1 महीने का रेंट मान लीजिए 25,000 रुपये है, तो आपको हर महीने 25,000 रुपये मकान मालिक को देना पड़ेगा। अब मान लीजिए 2 महीने के लिए आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने चले जाते हैं, तो तब भी आपको अपने मकान मालिक को उस 2 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा। आप उसे ये नहीं कह सकते कि सर इन 2 महीने में आपके घर में नहीं रहा तो मैं आपको रेंट पे नहीं करूंगा। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं और आप स्कूल की फी पे करते हैं, तो जून और जुलाई के महीने में स्कूल की जनरली छुट्टियां होती हैं। स्कूल वाले आपसे जून और जुलाई की फीस भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जून और जुलाई की फीस आपकी माफ हो जाती है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट का मतलब है आप चाहे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, चाहे आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करें, चाहे आपकी आउटपुट मैक्सिमम है, चाहे आपके आउटपुट मिनिमम है, चाहे आपके आउटपुट जीरो है, आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी ही करनी पड़ेगी। ये ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है। आप कम बनाएं ज्यादा बनाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है और ना ही कभी ये जीरो होती है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं और वहां की जो रेंटल है वहां का, वो हर महीने का 20,000 रुपीज़ है। अब क्या है कि हर साल हर महीने में 20,000 रुपये उनको क्या करता हूँ, पे करता हूँ। अब मान लीजिए अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है और मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं जून के महीने में, तो भी मुझे अप्रैल का रेंट भी देना पड़ेगा, मई का रेंट भी देना पड़ेगा। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि सर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो जून से मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे तो आप अप्रैल और मई का रेंट मुझसे मत लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कभी चेंज नहीं होती। आप इंस्टीट्यूट में चाहे 1 बच्चा पढ़ाइए, आप इंस्टीट्यूट में चाहे 100 बच्चे पढ़ाइए, आपका रेंट अगर 20,000 है तो आपको 20,000 देना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होती, ये कभी जीरो नहीं होती, चाहे आउटपुट मैक्सिमम है, चाहे आउटपुट मिनिमम है, चाहे आउटपुट जीरो है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वो होता है आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिल आएगा, लेकिन एक ये भी होता है आप चाहे पूरा महीना अपना घर बंद रखें तब भी एक मिनिमम बिल होता है जो आता ही आता है, चाहे वो 10 रुपये का है, चाहे वो 20 रुपये का है, चाहे 30 रुपये का है। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ही आएगा, चाहे आप पूरा महीना एक फैन या एक बल्ब भी ऑन ना करो तब भी मिनिमम बिल आता ही आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आप मान लीजिए कैब बुला लीजिए कि आपको कहीं पे जाना है, आप मान लीजिए कैब बुला लेते हैं और बुलाने के बाद आप 5 मिनट जाके उतर जाते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं जाना, तब भी आपसे वो एक फिक्स चार्जेस लेंगे ही लेंगे। तो फिक्स कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो सभी को बियर करनी पड़ती है। एक बार आप उसका पार्ट बन गए तो आप चाहे प्रोडक्शन करें चाहे प्रोडक्शन ना करें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें प्रोडक्शन कम करें प्रोडक्शन जीरो करें, आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आप ये टेबल देख सकते हैं, जब आपके आउटपुट जीरो है तब भी फिक्स कॉस्ट 15 है, 1 पे 15 है, 2 पे 15 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर स्टेज पे आपकी फिक्स कॉस्ट 15 है। मतलब चाहे आपका आउटपुट जीरो है तब भी फिक्स कॉस्ट 15 है और जब आपका आउटपुट 8 है तब भी आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट 15 है। सो दीज कॉस्ट इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। तो ये कॉस्ट इनकर्ड होती हैं चाहे आपकी आउटपुट जीरो ही क्यों ना हो। आप डायग्राम देख सकते हैं, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो ओ एक्सिस के पैरेलल होती है, जिसका मतलब है चाहे आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे आप यूनिट्स को प्रोड्यूस ही ना करें, तब भी आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सेकंड क्वेश्चन था शॉर्ट पीरियड वर्सेस लॉन्ग पीरियड और थर्ड क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट विद टेबल एंड डायग्राम। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। एक होता है आपका व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी आपको डायग्राम और टेबल के साथ बताना है। अब जो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, ये टोटली ऑपोजिट होती है फिक्स कॉस्ट के। फिक्स कॉस्ट क्या कहती है कि भाई आपको पे करना ही करना पड़ेगा चाहे आप गुड्स को बनाओ चाहे ना बनाओ। वेरिएबल कॉस्ट होती है कि आपको पे सिर्फ तब करना है अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपको कॉस्ट को बियर करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो जाती है। अगर आपके आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, अगर आपकी आउटपुट हायर है तो वेरिएबल कॉस्ट भी हायर होगी, अगर आपकी आउटपुट लोअर है तो वेरिएबल कॉस्ट भी लोअर होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल। मान लीजिए एक जींस के पेयर को बनाने के लिए 500 रुपये का फैब्रिक लगता है। अब आप अगर 2 पेयर बनाओगे
तो 1000 रुपये का फैब्रिक लगेगा। अगर आप 10 पेयर बनाओगे तो और ज़्यादा फैब्रिक लगेगा। अगर आप 1000 पेयर बनाओगे तो और ज़्यादा फैब्रिक लगेगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे वैसे वैसे फैब्रिक भी ज़्यादा लगता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गेस्ट आते हैं, मान लीजिए 5 गेस्ट आते हैं और आप उनके लिए कॉफ़ी बनाते हैं, तो अगर 5 गेस्ट आ रहे हैं तो 5 गेस्ट के बराबर मिल्क लगेगा। लेकिन अगर 10 आ जाते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर 20 आ जाते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी क्या है, और बढ़ानी पड़ेगी। अगर और ज़्यादा आ जाते हैं तो और बढ़ानी पड़ेगी। तो इट मीन्स जो रॉ मटेरियल है वो वेरिएबल कॉस्ट का सबसे सिंपल एग्जांपल है। ये देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आपको सिर्फ तब पे करनी होती है जब आप प्रोडक्शन करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी बियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या है, देखिए मैंने फिक्स कॉस्ट में आपको मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल दिया था। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जितनी ज़्यादा बिजली यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। देखो वहाँ ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, फिक्स कॉस्ट में मैंने बताया था मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब जो आता ही आता है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। लेकिन मिनिमम के ऊपर वाला बिल तब आता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। मान लीजिए आप फैन भी चलाते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, उसके अलावा एयर कंडीशनर, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने फिक्स कॉस्ट में कहा था मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल। मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है जो आता ही आता है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना करें चाहे करें। अगर मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल 50 रुपीज़ का है तो 50 रुपीज़ का बिल आएगा ही आएगा, चाहे आप यूज़ करें चाहे ना करें। लेकिन 50 रुपीज़ के ऊपर का बिल तब आएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, तो वो बन जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा आपका बिल आएगा। आप डायग्राम देख सकते हैं, जब आपके आउटपुट 0 है तो कॉस्ट भी 0 है। 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32, 6 पे 38। अब ये एग्जाम्पल मैंने अपनी मर्जी से लिया, आप चाहें तो कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर की जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रही है, जो ये इंडिकेशन दे रही है कि अगर आपकी आउटपुट 0 होगी तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। अगर आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी आउटपुट कम होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आउटपुट के साथ। इंक्रीज इन आउटपुट विल इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीज इन आउटपुट विल डिक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट मैं आपको आज करा रहा हूं और उसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने तीनों ही चीजों को कंबाइंड किया है कि बताइए टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। देखो टोटल कॉस्ट क्या होगी, मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है और वेरिएबल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। तो जब आप फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है टोटल कॉस्ट। तो पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होती है। एक बात और याद रखिएगा कि टोटल कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट का पॉजिटिव होता है तो टोटल कॉस्ट का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो कंपोनेंट है, टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनी है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पॉजिटिवली कनेक्टेड है आउटपुट के साथ तो टोटल कॉस्ट भी आउटपुट के साथ पॉजिटिव ही कनेक्टेड होगी। इंक्रीज इन आउटपुट विल इंक्रीज द वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। आप एक नीचे डायग्राम देख सकते हैं, ये मैंने अब दोनों टेबल्स को जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के टेबल को मैंने मर्ज कर दिया है। ये आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6, ये फिक्स कॉस्ट है 15 15 15 15 15 15, और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए तो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। 15 + 0 15, 15 +
10 25, 15 plus 18 33, 15 plus 24 39, 15 plus 28 43, 15 plus 32 47, 15 plus 38 53। यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। हेंस इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए नीचे वाला डायग्राम देखिए, यहां पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट जीरो से शुरू नहीं होती। मैंने क्यों शुरू नहीं होती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती, इसलिए फिक्स कॉस्ट कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, अगर आपका आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। तो ये जो ब्लैक कलर की आपकी कर्व है ये वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है जो कि जीरो से शुरू होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। अब टोटल कॉस्ट जो है वो भी जीरो से शुरू नहीं होती। देखिए क्यों शुरू नहीं होती, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बना है, एक फिक्स कॉस्ट है और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट में किसी, आपके तो चलो आपका एग्जांपल नहीं देता मैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट में 0 मार्क्स हैं और एक सब्जेक्ट में उसके 30 मार्क्स हैं, तो उसके टोटल मार्क्स जीरो नहीं हो सकते क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में उसके 30 मार्क्स हैं। तो चाहे कुछ भी कर लीजिए उसके टोटल मार्क्स जीरो नहीं हो सकते क्योंकि उसके टोटल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 0 मार्क्स नहीं है, उसमें 30 मार्क्स हैं। तो यही यहां पर होता है कि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और अगर फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती तो टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आउटपुट जीरो होती है, जब भी आउटपुट जीरो होती है तो जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो टोटल कॉस्ट होती है वो दोनों सेम होते हैं। जब भी आपकी आउटपुट जीरो होती है तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं जब आपके आउटपुट जीरो है तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपके क्या हैं, जीरो हैं। सॉरी, जब आउटपुट जीरो है तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी क्या है, 15 है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार यहां रीड करके बता देता हूं इस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या लिखा था। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने इतना बड़ा यहां पे पैराग्राफ बता रखा है, ठीक है जी, कि शो द टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन वन डायग्राम, थोड़ा इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा देता हूं कि यहां पे हमने क्या लिखा है। टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। आउटपुट और टोटल कॉस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आउटपुट इंक्रीज हुई तो टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर आउटपुट डिक्रीज हुई तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। वी कैन सी इन द फॉलोइंग टेबल एंड डायग्राम दैट टोटल कॉस्ट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। हम देख सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये रेड कलर की जो कर्व है ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है। अब ये जीरो से शुरू नहीं हो रही, ये वहां से शुरू हो रही है जहां से फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही है। वी कैन सी द फॉलोइंग टेबल। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर फिक्स कॉस्ट is स्टार्टिंग। अब ये वहां से शुरू हो रही है जहां से आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, शुरू होती है। तो जहां से हमारी फिक्स कॉस्ट शुरू होती है वहीं से हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट भी शुरू होती है। टोटल कॉस्ट नेवर बी जीरो इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहां पर जो आउटपुट का लेवल है वो जीरो है, तो इस जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो सकती है लेकिन जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो नहीं हो सकती और जो फिक्स कॉस्ट है वो भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो आपकी टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट आपकी हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो टोटल कॉस्ट होती है वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो कभी भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से कम नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट क्या है, मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कभी भी इनसे कम नहीं हो सकती, इनसे ज्यादा हो सकती है लेकिन टोटल कॉस्ट कभी भी इनसे कम
नहीं हो सकती। तो चलिए जी, ये हमारा चैप्टर का एक पार्ट हमारी तरफ से आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हमारी क्या होती हैं, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, हमारी सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो इनके बारे में हमने आपको समझाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप यहाँ से नोट्स वगैरह भी रीड आउट कर सकते हैं, वैसे मैं इनको अटैच भी कर दूंगा, किसी को डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से कॉस्ट का एक पार्ट मैंने आपको ख़त्म करा दिया। सेकंड पार्ट को मैं रैपअप करूंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर, और फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो 2 सेशन और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीटली कंप्लीट करने में। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे वो डाउट